हाँ जी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। साहब नहीं लाएगा मेरे को एक बार। हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। आई होप आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है। गुड इवनिंग टू ऑल। शो इन ऐप करना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं एक बार चेक कर लूँ बस, सिर्फ एक मिनट चेक करूँगा मैं कि मेरी आवाज़ और ऑडियो ठीक है। फिर हम शुरू करते हैं लेक्चर आज का। चलिए, तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पिनल कोड, जो कि अब बन चुका है भारतीय न्याय संहिता। मेरे स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट में से आपको लगभग 8 क्वेश्चन आएंगे और मैं चाहूंगा कि आप 8 के 8 क्वेश्चन बिल्कुल सही करें। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ये मैं चाहूंगा। मैम, अगर किसी का नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है तो वो उसी की स्क्रीन पे शो हो रहा है और किसी की नहीं हो रहा, तो आप इसकी चिंता ना करें कि ये आपकी प्राइवेसी है, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। सभी का नंबर उनकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा और कुछ नहीं है ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं भारतीय न्याय संहिता की और आईपीसी की, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है तो थोड़ा प्लीज आप कोऑपरेट करना राइटिंग को लेकर। मैं अपना वर्ड को बोलूंगा, आपको समझ भी आता जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं भारतीय न्याय संहिता की बात करूं, अगर मैं बात करूं भारतीय न्याय संहिता की, भारतीय न्याय संहिता 2023 की, तो इससे पहले हमारे देश में आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड था। क्या था इससे पहले हमारे देश में? आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड था, जो कि 1860 में बनकर तैयार हुआ था और तब से लेकर हमारे देश में लागू हो रहा था। लेकिन 2023 को आईपीसी को रिप्लेस कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता के द्वारा। आज हमारे देश में भारतीय न्याय संहिता है, आईपीसी नहीं है। अगर मैं आईपीसी की बात करूं तो इसके फादर का आपको पता होना चाहिए। फादर कौन थे इसके? फादर ऑफ आईपीसी वाज लॉर्ड मैकोले। ये याद आपको नाम रखना है, क्या पता आपसे क्वेश्चन आ जाए। तो लॉर्ड मैकोले इसके फादर थे, उन्होंने इसको बनाया था। कब बनाया था आईपीसी को? कब आईपीसी की इनेक्टर डेट आपने याद रखनी है, इनेक्टर डेट, कब ये इनेक्ट हुआ, कब इसको गवर्नर जनरल ने अपने हस्ताक्षर कर दिए थे, साइन कर दिए थे। तो इनेक्टेड डेट थी 6 अक्टूबर 1860। और आईपीसी, अगर आईपीसी की मैं बात करूं कि ये कब ऑफिशियली एनफोर्स हो गया, केम इनटू ऑपरेशन कब आया, ये कब केम इनटू ऑपरेशन में आ गया, ऑपरेट हो गया कब ये? देखो 6 अक्टूबर 1860 में गवर्नर जनरल ने साइन कर दिए, इनेक्ट कर दिया इसको। और ये लागू कब हो गया प्रॉपर, मतलब ये कब एनफोर्स हो गया? तो एनफोर्समेंट की डेट क्या है इसकी, याद रखना, 1 जनवरी 1862। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है आईपीसी के लेकर। पहला तो लॉर्ड मैकोले जो थे, इसके फादर हैं आईपीसी के। 6 अक्टूबर 1860 को ये इनेक्ट हो गया था, मतलब गवर्नर जनरल ने साइन कर दिए थे। और ये ऑपरेशन में कब आया था? 1 जनवरी 1862। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं आईपीसी की या बीएनएस की, ये दोनों में से आपको मिक्स करके क्वेश्चन आ सकते हैं।
मुकेश सर ने आपको बताया भी था, कुछ क्वेश्चन होते हैं बेयर बेसिस। बेयर बेसिस मतलब डायरेक्टली बेयर एक्ट से आपको आंसर मिल जाएगा, इसमें ज्यादा आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, इस लेक्चर में बता दूंगा कि कहाँ कहाँ आपको ज्यादा स्ट्रगल करना है, कहाँ कहाँ आपको ज्यादा देखना है, ये सारी बातें मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। पर कुछ होते हैं कंसेप्चुअल बेसिस रिमेंबर करने वाले, जैसे ये चीजें रिमेंबर करने वाली हैं, ये बेयर एक्ट में कहीं नहीं मिलेंगी, तो आपको याद करना है। तो ये लॉर्ड मैकॉले ने बनाया था और 6 अक्टूबर 1860 को इनेक्ट हो गया, और कब ऑपरेशन में आया? 1862, 1 जनवरी 1862 आपको याद रखना है। अगर मैं आईपीसी की बात करूं तो इसमें टोटल चैप्टर जो थे, टोटल चैप्टर कितने चैप्टर थे टोटल? आईपीसी में काफी चैप्टर थे, लगभग 23 चैप्टर टोटल थे। और अगर मैं इसके टोटल सेक्शन की बात करूं, कुल मिला के कितने सेक्शन थे आईपीसी में, तो 511 सेक्शन थे। 511 लास्ट सेक्शन था जो अटेम्प्ट से डील करता था। अब मैं अगर भारतीय न्याय संहिता की बात करूं तो अब क्या हुआ है, ये इंडियन पार्लियामेंट ने आपको पता है पास किया है। इंडियन पार्लियामेंट ने कब इनेक्ट किया? ये इनेक्टेड डेट कौन सी है इसकी, आपको याद रखनी है। इनेक्टेड डेट कौन सी है इसकी? इसकी इनेक्टेड डेट है आपकी 25 दिसंबर 2023। मतलब 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए थे इसके ऊपर कि ठीक है। पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ। 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए कि ओके है, ठीक है, इसको अब कंटिन्यू करो। फिर इसको प्रॉपरली एनफोर्स कब किया गया? एनफोर्समेंट डेट की बात करूं मैं, या फिर इसकी मैं अगर केम इनटू फोर्स कब फोर्स में आया, केम इनटू ऑपरेशन कब ऑपरेशन में आया, तो आपको पता होगा, याद रखना, 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो चुका है। अब हमारे पूरे देश में लागू होता है। जो बीएनएस है, इसमें काफी नए प्रोविजन भी ऐड किए गए हैं, काफी कुछ हटाया भी गया है, तो मैं बता दूंगा भी आपको। वैसे इसमें टोटल सेक्शन जो है ना, इसमें टोटल सेक्शन कम है। इसमें 358 टोटल सेक्शन है, उसमें 511 थे, इसमें टोटल सेक्शन 358 है। और टोटल चैप्टर भी कम है, इसमें टोटल चैप्टर जो है वो है केवल 20, उसमें 23 थे, 23 थे, इसमें टोटल चैप्टर 20 है। ये हल्की सी इंट्रोडक्शन थी, आपको याद रखनी है दोनों में। चलो जी, अब बात करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो साफ आ रही है, वीडियो लेक्चर साफ चला हुआ है, सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम ना हो जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है आगे कि क्या क्या चेंज लाए गए। मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बीएनएस। मैं एक्चुअली आपको बीएनएस की कुछ फीचर्स बताऊंगा। बेसिकली मेरा पर्पस क्या रहेगा कि आपको मैं ये बताऊंगा कि बीएनएस में क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं जो कि भारतीय न्याय संहिता आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में वो चीजें नहीं थी। तो आपको ध्यान देना है इन चीजों के ऊपर, क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं। पहली बात, सबसे पहले मैं जाऊंगा सेडिशन के ऊपर। ये आपको क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से, सेडिशन जो मैं करवाने जा रहा हूँ इनसे एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। सेडिशन की बात करूं तो आईपीसी, मैं आईपीसी की बात यहां करूंगा, यहां मैं आईपीसी की बात करूंगा, और यहां मैं बीएनएस की बात करूंगा। अगर मैं आईपीसी की बात करूं तो सेक्शन हमारे हमारे आईपीसी में सेक्शन 124 ए था, 124 ए था, जो कि सेडिशन से डील करता है, सेडिशन से, याद रखना। लेकिन अब क्या हुआ है, भारतीय न्याय संहिता 2000 में अगर 23 की बात करता हूं तो इसके अंतर्गत ना सेडिशन को हटा दिया गया है। सेडिशन जो शब्द है वो हटा दिया गया है। अब क्या है, एक सेक्शन ऐड किया गया है 152। इसमें बीएनएस में एक सेक्शन 152 ऐड किया गया है। उसमें क्या बोला गया है, उसमें वर्ड यूज किया गया है अगेंस्ट सोवरेनिटी कोमा इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मेरा मतलब यहां बोलने का ये है ना कि सडिशन टर्म थी, सडिशन मतलब देशद्रोह। सर सडिशन टर्म बड़ी वेग थी, देशद्रोह टर्म बड़ी वेग थी, समझ नहीं आता था देशद्रोह में क्या क्या ऐड किया जाए। तो हुआ क्या था, भारतीय न्याय संहिता में 124 ए जो सेक्शन है, सडिशन वर्ड है, वो हटा दिया गया है, वहां पे है ही नहीं। वहां पे 152 को ऐड किया गया है, सडिशन की जगह 152 ऐड किया गया है, और वहां पे सडिशन टर्म नहीं यूज की गई है, वहां पे टर्म यूज की गई है अगेंस्ट सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और भी कुछ यूज किया होगा, यही मोटा मोटा है। दूसरी बात, अगर मैं बीएनएस आईपीसी की बात करूं, इसमें कोई भी नो स्पेसिफिक offense relating to
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होते हैं, क्या इसका मतलब होता है? आईपीसी में कोई प्रोविजन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नहीं था। यही कारण था बहुत बार जो अ, काफी बार जब लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक प्रॉपर चैप्टर होना चाहिए। लेकिन जब भारतीय न्याय संहिता को बनाया गया तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए सेक्शन ऐड किए गए। याद रखना, मैं बता देता हूं आपको। अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करूं तो इसमें तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कुछ था नहीं। एक मिनट स्टूडेंट्स। तो मैं 1 मिनट लूंगा, एक बार मैं ना मुकेश सर को बोल देता हूँ। मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ ना। यहाँ पे तेरे फोन बजे, यहाँ तूने बच्चा यहाँ मैसेज किया जा रहा है, मैंने क्या रिप्लाई करूँगा? क्या बंदे हो आप यार। तो देखो मैं, ये भी तेरा फोन आ रहा बार बार, ले लिया फोन अपने सारे। मैं अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करूं तो आईपीसी में कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 2 सेक्शन ऐड किए गए हैं, सेक्शन 111 एंड सेक्शन 112। ये भी याद रखना, ये दोनों जो सेक्शन, नए सेक्शन ऐड हुए हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से डील करते हैं। सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करता है और 112 पैटी ऑर्गेनाइज, छोटे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करता है। ठीक है जी। उसके बाद जो है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आईपीसी में, नो प्रोविजन रिलेटिंग टू मोब लिंचिंग। जो मोब लिंचिंग होती है ना, कई बार किसी को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कुछ लोगों ने घेर कर मार दिया, जान से मार दिया, मोब लिंचिंग करना उसको बोलते हैं। आईपीसी में कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन ये भी बीएनएस में नया प्रोविजन ऐड हुआ है मोब लिंचिंग का। सेक्शन मैं बता देता हूँ, दो सेक्शन है। एक हमारा सेक्शन 103 क्लोज 2 है। ये बेसिकली बात करता है मर्डर की। ये बोलता है कि अगर मर्डर किया गया है किसी व्यक्ति का कुछ लोगों के द्वारा, 5 या 5 से ज्यादा लोगों के द्वारा, उन्होंने उसको क्यों मारा, जाति के आधार पर या किसी धर्म के आधार पर इकट्ठे, तो मोब लिंचिंग माना जाएगा। तो 103 के क्लोज 2 में मोब लिंचिंग का प्रोविजन है मर्डर के केस में। और एक है सेक्शन 117 का क्लोज 4, 117 का क्लोज 4, या ग्रीवियस हर्ट की बात करता है कि अगर कुछ लोगों ने मिलकर, 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने मिलकर, आप ये सेक्शन पक्का देख लेना एक बार, यहां से पक्का क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो ये भी नया ऐड हुआ है मोब लिंचिंग का। एक 102 103 क्लोज 2 है, एक 117 क्लोज 4 है, जो कि आईपीसी में मोब लिंचिंग का प्रोविजन कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको मैं बात करूं अगर आईपीसी की, तो आईपीसी में क्या था ना, आईपीसी में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आईपीसी में क्या था। आईपीसी में स्नैचिंग किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं था। स्नैचिंग जो आजकल होता है, कोई जा रहा है उसके कान से बालियां खींच के चले गए, या उसके गले से चेन छीन ली, स्नैच कर लिया, तो स्नैचिंग वाज नॉट एन ऑफेंस इन द आईपीसी। जो स्नैचिंग था, SNAT, स्नैचिंग वाज नॉट एन ऑफेंस अंडर द आईपीसी। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में ये भी एक नया सेक्शन ऐड किया गया है, नया ऑफेंस ऐड किया गया है अंडर सेक्शन 304 ऑफ बीएनएस। 304 जो बीएनएस का है सेक्शन भारतीय न्याय संहिता का, वो स्नैचिंग से डील करता है। ये बोलते हैं अगर आप स्नैचिंग, किसी की अगर आप चेन को छीनेंगे, ये ऑफेंस करेंगे, तो आपको पनिशमेंट 304 के अंदर मिलेगी। और ये जो क्वेश्चन है, ये AIB 20 में पूछा गया था। मैंने उस टाइम भी कहा था यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, और आया भी था AIB 20 में। तो अब AIB 20 नहीं, AIB 19 में, AIB 19 में क्वेश्चन आया था। तो आपको याद रखना है कि स्नैचिंग जो है वो आईपीसी में ऑफेंस नहीं था, बीएनएस में सेक्शन 304 304 के अंतर्गत ये ऑफेंस बन चुका है। फिर एक और बात बताऊं, आईपीसी के अंदर
नो टेररिज्म, टेररिज्म को लेकर कोई ऑफेंस नहीं था, कोई सेक्शन टेररिज्म की बात नहीं करता था, कोई ऑफेंस नहीं था। लेकिन ये अब बात की जाए बीएनएस की, बात न्याय संहिता की, इट हैज बीन गिवन एक्सप्रेसली अंडर सेक्शन 113, 113 सेक्शन में ये एक्सप्रेसली दिया गया है टेररिज्म का ऑफेंस। आज टेररिज्म के ऑफेंस की बात की गई 113 के अंदर, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। आईपीसी में अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एक ऑफेंस था। अगर आप आत्महत्या करने की कोशिश करते थे और बच जाते थे तो आपको सजा मिलती थी। आत्महत्या करने की कोशिश की आपने, अगर आत्महत्या करके मर गए फिर तो क्या ही होगा, पर अगर आप बच जाते थे तो आपको सजा मिलती थी। एज पर सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, आईपीसी का 309 जो था वो बोलता था आत्महत्या करने पे आपको सजा मिलेगी अगर आप बच जाते हैं तो, अगर आप बच जाते हैं तो। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में इस ऑफेंस को डिलीट कर दिया गया और यहाँ पे एक सेक्शन ऐड किया गया, सेक्शन 226 भारतीय न्याय संहिता का। और इसमें क्या बोला गया कि अगर आप आत्महत्या क्यों करना चाह रहे हो, क्यों डरा रहे हो किसी को आत्महत्या करने के लिए, आप किसी पब्लिक सर्वेंट को उसका काम करने से रोक रहे हो, पब्लिक सर्वेंट को आप कंपेल कर रहे हो, उसको रेस्ट्रेन कर रहे हो काम करने से, आप उसे डरा रहे हो मैं आत्महत्या कर लूंगा, आपने मेरे घर में अगर एंट्री करी तो मैं जान से मर जाऊंगा, मैं यही मार दूंगा अपने आप को, ऐसे ऐसे करके कोशिश करते हो आत्महत्या करने की, अब बच जाते हो तो आपको लीगल लाइबिलिटी आपकी बन जाएगी 226 के अंतर्गत। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ और चीजें बता देता हूं जो ऐड हुई है, मैंने यहाँ पे मिस कर दी। जैसे कि आप लिख लो, मेरे नोट्स में मिस हो सकती हैं, मैं बता रहा हूं जो मेरे दिमाग में आ रहा, कई बार नोट्स बनाते टाइम नहीं आता, तो आप लिख लो एक्स्ट्रा। जैसे कम्युनिटी सर्विसेज मैंने मिस कर दिया है। कम्युनिटी सर्विसेज एक प्रकार की पनिशमेंट है, ये आईपीसी में नहीं थी। कम्युनिटी सर्विसेज मतलब कम्युनिटी को सर्व करना, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में ये कम्युनिटी सर्विस एक पनिशमेंट ऐड की गई है। पनिशमेंट 5 प्रकार की थी पहले, 5 प्रकार की पनिशमेंट थी। एक मर्डर होता था, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एक इम्प्रिजनमेंट, एक फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, एक होती था लास्ट में फाइन। 5 पनिशमेंट्स थी। आईपीसी के अंदर 5 थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में एक और ऐड की गई कम्युनिटी सर्विसेज। इसके अंतर्गत क्या बोला कि कोई व्यक्ति अगर पैटी थेफ्ट करता है, जैसे कि 5,000 या से कम वैल्यू का चोरी कर ली, या और कोई पैटी ऑफेंस करता है, तो उसको कम्युनिटी सर्विसेज की पनिशमेंट दी जा सकती है। उसको बोला जा सकता है अब तूने कम्युनिटी को सर्व करना है, जैसे कि किसी तालाब की सफाई करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट का तालाब है, कोई सरकारी पार्क है कोई, उसकी सफाई करनी पड़ेगी, मतलब कम्युनिटी के लिए सर्व करना पड़ेगा। ये पनिशमेंट भी नई ऐड की गई है, पहले ये नहीं थी। इवन अगर आप बीएनएस की बात करें, आईपीसी में ना ट्रांसजेंडर टर्म यूज नहीं की गई थी। ट्रांसजेंडर, आप देखेंगे आईपीसी में ट्रांसजेंडर वर्ड आपको एक्सप्रेसली कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन बीएनएस के अंदर ट्रांसजेंडर को प्रॉपर जेंडर की डेफिनेशन में ऐड किया गया है। ये भी एक टर्म आपको याद रखनी है कि द टर्म ट्रांसजेंडर हैज बीन एक्सप्रेसली मेंशन अंडर द आईपीसी, सॉरी अंडर दी बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। तो ये सारा का सारा आपको याद रखना है, आपको ये भूलना नहीं है, ठीक है जी। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। देखो बीएनएस बहुत बड़ा है। देखिए रोहित जी, आपको दोनों के सेक्शन लेके जाना पड़ेगा। अब मैं खुद मानता हूं कि इतने सेक्शन याद कोई नहीं कर सकता, जितने मैं आपको बोलूंगा इंपॉर्टेंट सेक्शंस वो आपको याद रखने ही रखने हैं, वो आपको ध्यान देना ही देना है। बाकी बातें बात की हैं, जो मैं बोलूंगा वो आपको ध्यान देना ही देना है। जो सेक्शन मैं आपको बोलूंगा कि इनको याद करो, वो ध्यान देना, बाकी आप स्किप कर सकते हो। और इस तरह से है ना। देखो मैं आप चलता हूँ अपने, एक बार अपने बेल एक्ट पे चलते हैं। यहाँ पे बेल एक्ट बताता हूँ आपको मैं, जो इसका है भारतीय न्याय संहिता का। ये भारतीय न्याय संहिता का जो बेल एक्ट है, मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है आपको, ताकि इजीली मैं एक्सेस कर सकूं, आपको बता सकूं। देखो इसमें कुल मिला के 20 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 जो है वो प्रीलिमिनरी की बात करता है, चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी की बात करता है। चैप्टर 1 में केवल 3 सेक्शन है। इसमें सेक्शन 1 में तो बोला है शो टाइटल, इसका छोटा नाम क्या होगा, इसकी कमेंसमेंट डेट क्या होगी, कब ये अप्लाई होगा, कब ये एनफोर्स में आ गया। तो मैंने बता ही दिया आपको, 1 जुलाई 2024 से एनफोर्स में आया हुआ है। और इनएक्टमेंट डेट कौन सी है इसकी, जो मैंने बताया आपको 25 दिसंबर, आपको याद करनी चीजें, 25 दिसंबर 2023 है ना। फिर
सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई है भारतीय न्याय संहिता में। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताता हूँ। डेफिनेशन बहुत सारी हैं। अगर आईपीसी की बात करें, अगर आईपीसी का बे एक्ट आप देखते हैं तो वहां पे डेफिनेशन 1 2 2 3 4 5 6 लगातार सेक्शन में डेफिनेशन थी। इसमें एक ही सेक्शन में 2 में डेफिनेशन सारी दे दी हैं। मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट जो चैप्टर 1 है, इसमें कुल मिला के आपके 3 ही मैंने बताया सेक्शन है। तो डेफिनेशंस की बात करें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, तो सेक्शन 2 में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। तो ये डेफिनेशन जो मैंने लिखी है ये आपको ध्यान में रखनी है, भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। सबसे पहले सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 जो है बीएनएस का, वो किसको डिफाइन करता है? वो एक्ट को डिफाइन करता है। एक्ट को भी डिफाइन करता है और ओमिशन को भी डिफाइन करता है। 2 1। और अगर मैं बात करूं अपने आईपीसी की, तो आईपीसी के अंदर ये सेक्शन कौन था? ये सेक्शन था 33। पहले 33 एक्ट को डिफाइन करता था। 33 जो था वो एक्ट को डिफाइन करता, अब 2 1 डिफाइन करता है। एक्ट मतलब कुछ कार्य करना, एक्ट मींस टू डू समथिंग। डिसऑनेस्टी डेफिनेशन पक्का ध्यान में रखनी है। डिसऑनेस्टली 2 7 में दिया गया भारतीय न्याय संहिता के, और ये आईपीसी के सेक्शन 24 में दिया गया था। फ्रॉडुलेंटली भी ध्यान में रखना है आपको, ये सेक्शन 2 9 में डिफाइन किया गया फ्रॉडुलेंटली। तो डिसऑनेस्टली का मतलब ये होता है कि जब आप कुछ ऐसा काम करते हो जिससे आपको या किसी एक व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस होता है और दूसरे को रॉन्गफुल गेन होता है। रॉन्गफुल गलत तरीके से गेन, आपने किसी की वस्तु चोरी कर ली तो आपको रॉन्गफुल गेन हुआ, गलत तरीके से गेन हुआ ना। और जिसकी वस्तु चोरी हुई ना, उसको रॉन्गफुल लॉस हुआ। तो ये डिसऑनेस्टली होता है, सेक्शन 2 7 में दिया गया है और 24 में, आईपीसी के 24 में था। फ्रॉडुलेंटली की बात करूं तो फ्रॉडुलेंटली जो है वो 2 9 में दिया गया है बीएनएस के, और यहां पे कहां दिया गया है? सेक्शन 25 में। गुड फेथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। 2 11 में गुड फेथ को डिफाइन किया गया है। गुड फेथ होता क्या है वैसे? गुड फेथ का मतलब है जब एक व्यक्ति जो है ना, वो केयरफुली काम करता है, केयरफुली पूरे ध्यान से, एंड प्रॉपर इंटेंशन से काम करता है, और वो जानता भी है कि मैं जो काम कर रहा हूं केयरफुली ही कर रहा हूं, मैं पूरा ध्यान से काम कर रहा हूं, इसको गुड फेथ बोलते हैं। तो ये आईपीसी के सेक्शन 52 में डिफाइन किया हुआ था। इंजरी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपोर्टेंट डेफिनेशन। इंजरी सेक्शन 2 14 भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में डिफाइन की हुई है, लेकिन आईपीसी का सेक्शन 44 था जो कि इंजरी को डिफाइन करता था। मेरी बात याद रखना, इंजरी का क्वेश्चन पक्का आता है। इंजरी में क्या क्या आता है? इंजरी का मतलब क्या है? नॉर्मली इंजरी का मतलब किसको चोट पहुंचाना, इंजर करना। लेकिन आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता में इंजरी का मतलब बड़ा वाइड है। इंजरी का मतलब है इंजरी टू बॉडी, किसकी बॉडी में इंजरी करना इंजरी होता है। इंजरी टू माइंड, किसको माइंड की इंजरी देना। बॉडी की इंजरी मतलब जैसे किसी को आपने चाकू मार दिया पेट में, बॉडी की इंजरी दे दी, या किसी का गला काट दिया, बॉडी की इंजरी दे दी, ये इंजरी टू बॉडी हुआ। इंजरी टू माइंड मतलब दिमाग में टेंशन दे देना। जैसे मैंने किसी को फोन किया और मैंने बोला आज तू घर के बाहर निकलेगा और देख तेरे साथ क्या होता है। जिसको फोन किया वो डर गया कि मैं घर से बाहर कैसे निकलूं, मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। उसने फिर मुझे कॉल करी और मुझे पूछा कि भाई साहब होगा क्या? वैसे क्या किया मैंने बोला तू देख क्या होता है, आज घर से बाहर निकल, तू देख क्या होता है, तेरा बड़ा जा, तू अपने से बड़े तेरे पंख उड़ रहे हैं, तू देख क्या होता है। उस बंदे बेचारे को मैंने टेंशन में डाल दिया। वो दिमाग में सोचे जा रहा है क्या होगा मेरे साथ, क्या करेंगे, क्या मैंने किया। इंजरी टू माइंड, ये भी इंजरी होती है। अगर आप इंजरी टू रेपुटेशन देते हैं ना, किसकी रेपुटेशन को आप इंजर करते हैं, वो भी इंजरी होती है। इवन आप किसी प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाती है, वो भी इंजरी की डेफिनेशन में ही आएगा। ये 44 आईपीसी में डिफाइंड था और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में ये इंजरी वर्ड डिफाइन किया गया है। लोक कर लो, पक्का पढ़ना आपको, पक्का लोक कर लो। सेक्शन 2 सब सेक्शन 18, सेक्शन 2 सब सेक्शन 18 में डिफाइन किया हुआ है भारतीय न्याय संहिता के। लेकिन आईपीसी का सेक्शन कौन सा था? लोक कर लो का सेक्शन था आपका 42। 42 आपका लोकल लो डिफाइन करता था। लोकल लो क्या होता है? लोकल लो मतलब जो पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर ही अप्लाई होता है। जैसे हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक लो पास किया जो हिमाचल में ही अप्लाई होता है, ये है लोकल लो। या पंजाब की गवर्नमेंट ने पास किया और वो पंजाब में ही अप्लाई होता है, वो है लोकल लो। वो है लोकल लो, उसे लोकल लो बोलते हैं। तो
228 में ओमिशन सेक्शन 2 सेक्शन 25 में ओमिशन डिफाइन किया गया है। देखो पहले ना एक्ट और ओमिशन एक ही सेक्शन में थे, इसका नाम था सेक्शन 33। अब एक्ट 2 एक भारतीय न्याय संहिता में आ गया है और 225 में ओमिशन आ गया है। ओमिशन का मतलब होता है कि जब आप कोई कार्य नहीं करते, आप क्या करते हैं, ओमिशन कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं जो आपको करना चाहिए था। आप एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, आपकी ड्यूटी है कि कोई भी अगर आपके अंदर जाता है, आपके कैबिन आप किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड हैं और आपकी ड्यूटी है कि कोई भी व्यक्ति कंपनी में जाए उसकी आपने सिग्नेचर लेने हैं, नाम एंटर करना है, ये आपकी ड्यूटी है, आपको सैलरी मिल रही है उसके लिए। पर आप सो जाते हैं अपने काम के दौरान और कोई भी इंसान बिना पूछे आपके अंदर जाता है, अंदर क्राइम करके बाहर आता है, तो आपकी भी लाइबिलिटी अराइज होगी, आपने ओमिशन कर दिया अपनी ड्यूटी का। तो वो 225 में डिफाइन है। ये सारी डेफिनेशन आपने याद करनी है, इवन बहुत सारी डेफिनेशन है पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। फिर पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, 228 में डिफाइन किया पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट से क्वेश्चन आता है, याद हो ना पब्लिक सर्वेंट कौन है। अगर 228 अगर आप पढ़ेंगे ना भारतीय न्याय संहिता का, बहुत सारे लोग पब्लिक सर्वेंट में बताए गए हैं, मैं बता रहा हूं यहां से क्वेश्चन पक्का आता है। अब इतने सारे नाम तो अब याद करोगे नहीं, मैं आपको बताता हूँ कितने नाम है, ध्यान करो मेरी बातों का, मैं जो बोल रहा हूँ पक्का आता तो पक्का आता है। मैं आपको 228 बता रहा हूँ, देखो एक चीज। अब 228 में क्या किया गया है, पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है। ये 2 में डेफिनेशन आ गई, हम 28 में जाएंगे, ये 28 है, ठीक है, ये 28 है। पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है, तो पब्लिक सर्वेंट में क्या आएगा, एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन आर्मी नेवी, ये सारे पब्लिक सर्वेंट है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स के बंदे। जज भी पब्लिक सर्वेंट है। इवन कोई कोई भी एडजुडिकेटरी बॉडी का व्यक्ति है, कोई भी जो व्यक्ति एडजुडिकेशन देता है, चाहे वो ट्रिब्यूनल क्यों ना है, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। कोई भी लिक्विडेटर, कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड लिक्विडेटर भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। एवरी असेसरी सारे पब्लिक सर्वेंट है। ये अब आपको याद तो नहीं कर सकते पर पता होना चाहिए 228 में पब्लिक सर्वेंट में कितने लोग आते हैं। एकदम से 228 निकालना और यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, उनको पढ़ना लाइनों को, आपको एक्सप्रेसली मिल जाएगा कि भाई कौन सा ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट। तो वहां पे 3 तो पब्लिक सर्वेंट होंगे, जज का नाम लिख दिया, आर्मी ऑफिसर का लिख दिया और एक ऐसा लिखेंगे जो नहीं होगा, तो आपको वो ढूंढना है कौन सा नहीं है। तो इस ध्यान रखना, ये भारतीय न्याय संहिता में 228 में डिफाइन है और ऐसे ही सेक्शन 21 था, आईपीसी का बहुत फेमस सेक्शन था अपने टाइम का, ये वाला भी। आगे बात की जाए, रीजन टू बिलीव भी याद रखना, ये सेक्शन 2 से सेक्शन 29 में है। और आईपीसी का सेक्शन जो है आपको याद नहीं करना है स्टूडेंट्स की 2 आईपीसी याद करो, बीएनएस याद करो, कुछ कुछ सेक्शन फोकस कर लो और ज्यादा याद करो बीएनएस के हिसाब से, आईपीसी के हिसाब से कम पढ़ना, बीएनएस के हिसाब से ज्यादा पढ़ना। अब 212 सब सेक्शन सॉरी सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 जो है वो रीजन टू बिलीव को डिफाइन करता है, आईपीसी में सेक्शन 26 था। और लास्ट सेक्शन वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है ये, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में दी हुई है बीएनएस के, और आईपीसी का सेक्शन कौन सा था, 30 था। तो ये कुछ चीजें हैं, इनमें कुछ डरने की जरूरत आपको नहीं है, बिल्कुल भी क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, सिंपल से डेफिनेशन पोर्शन है बस, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, हमने चैप्टर 2 कर लिए, हमने अब तक चैप्टर क्या किया बताता हूं आपको, हमने 20 चैप्टर पढ़ने हैं और आपको पता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट to understand each and every section and provision within 3 or 4 hours. That's why what I will give my best, मैं अपनी कोशिश करूंगा पूरी बेस्ट देने की, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। जनरल, अब जनरल एक्सप्लेनेशन भी इसमें आती है, जो सेक्शन चैप्टर 1 है उसमें जनरल एक्सप्लेनेशन आती हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन है मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 3 के अंदर जनरल एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। सही, 3 के अंदर क्या बोला गया, पहली बात क्या बोली गई, पहली बात ये बोली गई है कि देखो इस भारतीय न्याय संहिता के अंदर ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन मतलब जनरल डिफेंसेस हैं कि जब आपका केस वहां पड़ जाएगा तो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती। जैसे एक व्यक्ति मर्डर करता है, मैंने मर्डर किया, मेरे को मर्डर के लिए लाइबल करेंगे, लेकिन वही मर्डर अगर कोई 7 साल से कम एज का बच्चा करेगा उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। तो कुछ जनरल डिफेंसेस हैं। तो यहां बोला गया है कि जो जनरल डिफेंसेस हैं या जो एक्सेप्शंस हैं वो हमने हर एक सेक्शन के साथ नहीं लिखी हुई हैं, हमने
थेफ्ट का ऑफेंस लिखा, उसके साथ एक्सेप्शन नहीं लिखी हुई है, या हमने मर्डर लिखा, मर्डर के साथ एक्सेप्शन नहीं लिखी हुई है। तो जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ेंगे, कोई डेफिनेशन पोर्शन पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सेप्शन है वो आपने इम्प्लाइडली सोच के चलना है कि वो भी साथ में पढ़नी पड़ेंगी। मतलब दिस लॉ इस्टेब्लिश दैट एवरी सेक्शन एंड एक्सप्लेनेशन, हर प्रकार का सेक्शन बीएनएस का, हर प्रकार की एक्सप्लेनेशन बीएनएस की ऑलवेज कम्स विद बिल्ट इन एक्सेप्शन। वो आप समझ जाइए कि एक्सेप्शन के साथ ही है। जो एक्सेप्शंस हैं वो तो यहाँ दी गई हैं, जो एक्सेप्शन है ना वो मैं बताऊं कहाँ दी गई हैं। जो जनरल एक्सेप्शंस हैं वो आपकी दी गई हैं चैप्टर 2 में, इसको चैप्टर 2 नहीं, चैप्टर 3 में 14 से लेकर 44 तक ये आपको जनरल डिफेंसेस दिए गए हैं। अब हर एक सेक्शन के साथ नहीं जनरल डिफेंसेस दिए हुए, आपको पता ही है। तो यहाँ ये बोला गया है 3 में जनरल एक्सप्लेनेशन के पॉइंट में ये बोला गया है कि जब भी आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे, कोई भी सेक्शन पढ़ेंगे, कोई भी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो अब ये सोच के चलना उसके साथ एक्सेप्शंस भी ध्यान में रखनी है। मतलब मर्डर, मर्डर में क्या बोला गया कि एक व्यक्ति दूसरे को अगर इंटेंशनली जान से मारता है वो मर्डर है, ये मर्डर है। अब वहां पे ऐसा नहीं लिखा हुआ कि 7 साल से कम एज का बच्चा मारेगा तो मर्डर नहीं होगा, वहां पे नहीं लिखा हुआ है, पर आपको ऑटोमेटिकली समझ के चलना है कि जनरल एक्सेप्शन भी ध्यान में रखनी है आपको। वो इसमें एक बात बोली, ये सिंपल सी मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। द लॉ डज नॉट स्टेट विद इन एवरी डेफिनेशन, हर एक, आपको पता है जो आईपीसी है ना, आईपीसी जो है ना, सॉरी बीएनएस बोलो, बीएनएस, जो बीएनएस है ये डेफिनेशन प्रोवाइड करती है ऑफेंसेस की, ऑफेंसेस की डेफिनेशंस क्या है, और साथ में उन ऑफेंसेस को करने के लिए क्या क्या पनिशमेंट मिलती है। तो जो डेफिनेशन है, द लॉ डज नॉट स्टेट विद एवरी डेफिनेशन दैट चिल्ड्रन अंडर द 7 ईयर ओल्ड कैन नॉट कमिट क्राइम। कहीं भी लॉ में ऐसा नहीं लिखा है कि जो भी आपने थेफ्ट बोला तो थेफ्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है कि 12 साल से कम एज का बच्चा क्राइम नहीं करेगा, ये हर जगह नहीं लिखा हुआ है। पर सेक्शन 3 का क्लोज 1 क्या बोलता है, आपने एज्यूम करके चलना है कि भाई हमें बहुत ध्यान में रखनी है एक्सेप्शंस। अब देखो कोई बंदा अगर मान लो पागल है, उसने कुछ क्राइम कर दिया, वो लाइबल नहीं होगा। तो वही अगर मर्डर मैं करता हूं मैं लाइबल हो सकता हूं, पर पागल करेगा वो लाइबल नहीं होगा। अब मर्डर में तो ये बात लिखी नहीं हुई है कि पागल अगर करेगा वो लाइबल नहीं होगा, पर वो हम ऑटोमेटिकली मान के चलेंगे, ये 3 एक में बोला हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है बीच में, जो मैंने कई सेक्शन मैंने मिस किए हुए, आप समझ जाना, सेक्शन 3 सब सेक्शन 5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब कि मैं बोलूं यहां से क्वेश्चन पक्का बनना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट the question may be asked from this section 3 सबसेक्शन 5। बात कर रहा हूं मैं कॉमन इंटेंशन की, इसको ज्वाइंट लाइबिलिटी भी आप बोल सकते हैं। देखिए आईपीसी का सेक्शन 34 था, सेक्शन 34 का था आईपीसी का, जो इससे डील करता था। नॉर्मली क्या होता है मेरे स्टूडेंट, जो व्यक्ति क्राइम करता है वही लाइबल होता है, लेकिन जो 3-5 है ना भारतीय न्याय संहिता का, जो पहले आईपीसी का 34 था, 34 था, वो बोलता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग कोई क्राइम करते हैं विद देयर कॉमन इंटेंशन, व्हेन 2 or more than 2 person आर कमिटिंग एनी क्राइम in respect of their common intention, all the person will be liable equally, सारे इक्वली लाइबल होंगे। मतलब क्या हुआ, 4 दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर किसी का मर्डर किया, चारों इक्वली लाइबल हैं। कल को जब केस चलेगा तो कोई भी दोस्त ऐसा नहीं बोल सकता कि सर मैंने तो बस उसको पकड़ा ही था, गोली तो बी ने मारी है, या कोई ऐसा नहीं बोल सकता सर मैंने तो सिर्फ धक्का ही दिया था, बाकी दोनों ने मारा। सारे व्यक्ति इक्वली लाइबल हो जाएंगे, सबको हम इक्वली लाइबल करेंगे। ये 3-5 में बोला गया है। अब 3-5 की मैं इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, आपको ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो 3-5 की है वो है कि इट डज नॉट क्रिएट ए स्पेसिफिक ऑफेंस। स्पेसिफिक, ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना है। जो ये सेक्शन 3 से 5 है ना, ये कोई भी स्पेसिफिक ऑफेंस बोल दो आप, या सब्सटेंटिव ऑफेंस बोल दो, ये किसी प्रकार का सब्सटेंटिव ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है, ये कोई ऑफेंस नहीं है।
आईपीसी में डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंस की बात की गई है, जैसे मर्डर की बात की गई है, थेफ्ट की बात की गई है, रेप की बात की गई है। जो 3-5 है ना, ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं बताता, ना कोई ये सब्सटेंटिव ऑफेंस बताता है। ये केवल एक रूल ऑफ एविडेंस है। ये बस एविडेंस जब चलेंगे, ये सब रूल ऑफ एविडेंस है, ये एविडेंस के तौर पे दिया लगाया जाएगा सेक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल मर्डर हुआ, मर्डर का सेक्शन आईपीसी के अंदर 302 था, 302 था आईपीसी में ना, तो आईपीसी के 302 लगा, और रीड विद अगर 34 लगा दिया, जो आईपीसी का 34 था, तो क्या बन जाता था कि मर्डर हुआ है और मर्डर करने वाले लोगों की संख्या 2 या 2 से ज्यादा है। इसका बस इतना काम है कि ये बताता है ऑफेंस ज्वाइंट लाइबिलिटी में हुआ है, ज्वाइंटली हुआ है, और ऑफेंस करने वाले लोग 2 या 2 से ज्यादा थे। तो ये कोई ऑफेंस नहीं बताता स्पेसिफिक, याद रखना, ये स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं बताता। ये रूल ऑफ एविडेंस बताता है कि जब आप एविडेंस लेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे ये ऑफेंस जो किया है वो 2 से ज्यादा लोगों ने किया है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने किया हुआ है। एक और बात मैं आपको यहां बताऊं, इसको शुरू करने से पहले एक बात याद करो। मैं जो आपको डेफिनेशंस करवाई, डेफिनेशंस एक डेफिनेशन पक्का याद करना, मैंने डेफिनेशंस करवाई ना आपको, वो मैं मिस कर गया डेफिनेशन, मेरे को याद आया। जो डेफिनेशन मैंने करवाई इसको मैं अभी पकड़ूंगा दोबारा से। जो डेफिनेशन मैंने करवाई, इसमें एक डेफिनेशन याद करो चाइल्ड की। चाइल्ड की डेफिनेशन आईपीसी में थी ही नहीं। अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 में चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है। चाइल्ड का मतलब है 18 साल से कम एज का बच्चा। इसको भी याद रखना, चाइल्ड की डेफिनेशन आईपीसी में नहीं थी, बीएनएस में 2-3 में दी गई है चाइल्ड की डेफिनेशन। अब हम फिर से अपने वापिस टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे कॉमन ज्वाइंट लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट चीजें बताने लगा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसलिए करवा रहा हूँ, वरना मैं इतना करता नहीं। ये रूल ऑफ एविडेंस की बात करता है, ये स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं इसकी, जो ये कॉमन इंटेंशन ज्वाइंट लाइबिलिटी का कंसेप्ट है, डेवलप कैसे हुआ। सबसे पहले ये डेवलप हुआ है कहां पे, इंग्लैंड में केस हुआ रैग वर्सेस क्रूज। ये रैग वर्सेस क्रूज केस है, कब का है, 1838 का है। तो वहां पे ये जो है प्रिंसिपल डेवलप हुआ था फर्स्ट टाइम। अब इसमें हुआ क्या केस में, इस केस में क्या हुआ था ना, कि एक पुलिस वाला था, वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने गया उसके घर पे। वो व्यक्ति अपने घर पे बैठा हुआ था, उसके साथ 3-4 दोस्त और भाई भी बैठे हुए थे। उन्होंने देखा सभी ने कि कोई पुलिस वाला आ रहा है, उनको लग गया पता ये अरेस्ट करने आ रहा है हमारे ब्रदर को। तो वो सारे भाई उठे और जाके पुलिस वाले को मारा बहुत बुरी तरीके से। फिर सबके ऊपर केस जब दर्ज हुआ, तो जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसने ये प्ली ली कि सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बैठा हुआ था, उस पुलिस वाले को मारने वाले लड़के तो ये दोस्त थे, मेरे भाई थे, मैंने तो कुछ किया नहीं। पर कोर्ट ने बोला तेरी कॉमन इंटेंशन थी, तू चाहता था ये उनको मारे, तूने खुद नहीं किया, तूने खुद नहीं मारा, कोई बात नहीं, पर तेरी लाइबिलिटी बनेगी। फिर अगर कई बार कोई केस पूछते हैं कि इंडियन केस लॉ कौन था, सबसे फर्स्ट इंडियन केस लॉ कौन था जहां पर बात की गई थी कॉमन इंटेंशन की, वो था वृंद्रा कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पर। वेरी इंपॉर्टेंट केस लो, ये इंडियन पहला इंडियन केस लो है 1925 का, जिसमें कि डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन इंटेंशन की बात की गई थी। और इसको ना, इस केस को पोस्ट ऑफिस केस के नाम से जानते हैं, याद रखना, इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस केस। आ जाता केस कई बार कि पोस्ट ऑफिस केस के नाम से कौन सा जान जाता है, ये कहीं भी एक्ट में नहीं मिलेगा, तो बता रहा हूं पोस्ट ऑफिस केस भी इसको बोलते हैं। और इसको डिसाइड करने वाले जज का नाम था जस्टिस समर। जस्टिस समर का नाम क्यों बता रहा हूं मैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जस्टिस समर ने क्या स्टेटमेंट दी थी, या स्टेटमेंट लिखेंगे जो मैं बताऊंगा भी आपको वो किसने दी थी। जस्टिस समर ने बोला था कि अगर कोई क्राइम होता है, अगर कॉमन इंटेंशन लोगों की है, तो जो साथ में खड़े हैं स्टैंडिंग बाई स्टैंडर्ड जो हैं, जो कुछ नहीं कर रहे खड़े हैं, वो भी इक्वली लाइबल होंगे। ये स्टेटमेंट दी थी जस्टिस समर ने इस केस में। और ये केस में हुआ क्या था मैं बता देता हूं। 2-3 दोस्त थे, वो एक पोस्ट ऑफिस को लूटने जाते हैं, पोस्ट ऑफिस केस से भी बोला गया है।
एक पोस्ट ऑफिस को लूटने जाते हैं, तो दो तीन दोस्तों में दो दोस्त पोस्ट ऑफिस के अंदर जाते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर जो है पोस्टमैन पैसे गिन रहा था, उसको डराते हैं बंदूक की नोक से और पैसे मांगते हैं। पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टमैन था वो पैसे देने को मना करता है, तो उसको गोली मार देते हैं और पैसे ले लेते हैं। तभी वहां पे पुलिस भी आ जाती है, तो जो दो दोस्त अंदर गए थे पोस्ट ऑफिस के, वो भाग जाते हैं, वो बच जाते हैं। लेकिन एक दोस्त बाहर खड़ा देख रहा था कहीं पुलिस ना आ जाए, वो पकड़ा जाता है। जब उसको पकड़ते हैं, उस पे केस करते हैं, तो वो बोलता है कि सर मैं तो पोस्ट ऑफिस के अंदर भी नहीं गया, मैं तो बाहर खड़ा था। तब जस्टिस समर बोलते हैं कि एज पर द concept of joint liability, all will be liable equally even इफ दे आर बाई स्टैंडर्ड्स। अब वो स्टैंडर्ड्स भी हैं, बाई खड़े भी हैं, तो उनकी टेंशन है तो वो लाइबल हो जाएंगे। तो इस बात को आपने बिल्कुल दिमाग में रखना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या देखना है, जो ये सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 जो है बीएनएस का जो कि आईपीसी का 34 था, आईपीसी का 34 था। इसमें क्या बात बोल रही है याद रखना, ओवर्ट एक्ट होना बहुत जरूरी है। ओवर्ट एक्ट इज वेरी नेसेसरी। क्या मतलब हुआ ओवर टैक्ड बाई नेसेसिटी? मतलब ये हुआ कि अगर मान लो तीन दोस्त हैं ए बी सी, वो जेड को जान से मारना चाहते हैं, पर वो कुछ भी नहीं करते, जेड को टच भी नहीं करते, जेड आराम से रह रहा है, कुछ नहीं करते, तो क्या ए बी सी को लाइबल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो ओवर टैक्ट करना बड़ा जरूरी है, तभी लाइबिलिटी बनेगी। एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो भी ध्यान रखनी है आपको। पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, सभी की पार्ट, जितने भी लोग होंगे। अब जाहिर सी बात है, इस ऑफेंस को ये जो सेक्शन तभी लगेगा जब ऑफेंस करने वाले लोगों की संख्या 2 या 2 से ज्यादा है। तो सभी की पार्टिसिपेशन होना बड़ा जरूरी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। पार्टिसिपेशन कैसी भी हो सकती है, बस उसकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। एक्चुअल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी, ये भी याद रखना, नॉट नेसेसरी। मतलब पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, एक्चुअली प्रेजेंट बंदा हो ना हो मैटर नहीं करता। मान लो तीन दोस्त हैं, ए बी सी, तीनों दोस्त हैं, ये बैंक को लूटना चाहते हैं, बैंक में चोरी करना चाहते हैं। अब ए जो है ना, ये घर बैठा हुआ है, इसके घर के पास पुलिस थाना है, ये पुलिस थाने में नजरें गड़ा के बैठा हुआ है कि पुलिस मैन कोई भी निकला बैंक की तरफ जाएगा तो मैं फोन कर दूंगा बी सी को, पुलिस आ रही है, चौकन्ने हो जाओ। अब ए जो था, इसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन तो है ऑफेंस करने में, तो ये बता रहा है पुलिस निकली नहीं निकली, पुलिस थाने में कितने लोग हैं बता रहा है अपने घर से देखते हुए, पर एक्चुअल प्रेजेंस तो इसकी बैंक में नहीं है। पर फिर भी ये लायबल हो जाएगा, 3-5 के अंदर लग जाएगा ऐसा सेक्शन। ये कल कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि सर मैं तो घर पे था, मेरी तो एक्चुअली प्रेजेंस भी नहीं थी, तो मुझे लायबल क्यों करेंगे? Actual presence is not necessary for the application of the section 3 subsection 5 of the BNS. What mere participation is necessary. Participation होना जरूरी है। अब बात आती है कि ये कॉमन इंटेंशन का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन क्या है? कॉमन इंटेंशन देखो, वैसे तो इसको डिफाइन नहीं किया गया है, कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, पर एक केस लो हुआ था, उस केस लो को याद रखना। केस लो बता रहा हूं, लैंडमार्क। मैंने पहले आपको वीरेंद्र कुमार घोष केस बताया, लैंडमार्क। आर वर्सेस रेस्ट वर्सेस क्यूज बताया, लैंडमार्क, सब लैंडमार्क केस बता रहा हूं। अब एक केस और बता रहा हूं, पांडुरंग, PANDU, पांडुरंग टुकिया वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद समझान। इस केस में बोला गया था, इस केस में डेफिनेशन दी गई थी कॉमन इंटेंशन की। बोला गया था कॉमन इंटेंशन का मतलब है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, बस इतनी सी बात बोली गई थी कि इसका मतलब क्या है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पाउंटन, ये 1955 का केस है। इसके बाद क्या बात आती है, कॉमन इंटेंशन क्या ऑन द स्पॉट डेवलप हो सकती है?
ऑन द स्पॉट। कॉमन इंटेंशन में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड चाहिए, पर क्या ये कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकती है? तो यस, इसका आंसर है यस। जैसे तीन दोस्त हैं, वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, उनकी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है, ना वो किसी को मारना चाहते हैं। तीन दोस्त खाना खा रहे थे, सपोज दो लड़कियों से लड़ने लग पड़े, लड़ाई होगी, बहस होगी, ऑन द स्पॉट तीनों दोस्तों की कॉमन इंटेंशन डेवलप हो गई कि इसको इनको जान से मार देंगे, इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, जान से मार देंगे, और उन्होंने मार भी दिया। तो ऑन द स्पॉट डेवलप माइंड जाएगी कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन का मतलब प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, और दैट प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड इवन मे हैपेंड बिफोर 1 सेकंड आल्सो। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब ये नहीं है कि 1 महीना पहले मीटिंग ऑफ माइंड हो, 2 महीने पहले हो, तीन या एक 6 महीने पहले हो, या फिर 1 दिन पहले हो। इवन ये 1 सेकंड पहले भी हो सकती है। और ये दो केस में बताऊंगा। एक तो ये पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें बोला गया था हाँ कॉमन टेंशन ऑन द स्पॉट डेवलप हो सकती है। दूसरा केस है कृपाल सिंह, याद कर लो, लैंडमार्क केस है कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बोला गया कि कॉमन टेंशन ऑन द स्पॉट डेवलप हो सकती है। 1954 का केस है, 1954। फिर बात आती है कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में क्या फर्क है। कॉमन इंटेंशन वर्सेस सिमिलर इंटेंशन। आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि द टर्म, एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, द टर्म कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन वाज डिफरेंशिएट इन विच केस। तो केस लो का नाम याद कर लो, लैंडमार्क केस लो बता रहा हूं, याद करना है, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर। ये बड़ा लैंडमार्क केस है, 1945 का। प्रीवी काउंसिल ने डिफाइन किया था। इस केस में प्रीवी काउंसिल ने कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस बताया था। कॉमन इंटेंशन क्या होती है? जहां पे प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हो। जब मान लो तीन दोस्त हैं ए बी सी, ये जेड को मारना चाहते हैं, तीनों की प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हुआ है, बातचीत हुई है, इन्होंने बातचीत करी है, ये है कॉमन इंटेंशन, ये कॉमन इंटेंशन है। लेकिन सिमिलर इंटेंशन में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होती। अब एग्जाम्पल है, ए जो है ये जेड को मारना चाहता है, बी जो है वो भी जेड को मारना चाहता है, सी जो है वो भी जेड को मारना चाहता है। तीनों ही जेड को मारना चाहते हैं, लेकिन तीनों को पता नहीं है, तीनों ने एक दूसरे से बात नहीं करी है, तीनों ने एक दूसरे से इंटेंशन शेयर नहीं करी, तीनों उसको मारना चाहते हैं। ए को नहीं पता कि बी भी मारना चाहता है, बी को नहीं पता कि सी भी मारना चाहता है, कोई एक दूसरे के बारे में नहीं जानता है, तो मारना चाहते हैं, और तीनों एक टाइम पे गए और तीनों ने जेड को जान से मार दिया। दिस इज सिमिलर इंटेंशन। इंटेंशन सेम थी बट नॉट डिस्कस्ड बाय 3 पर्सन प्रायर टू द इंसिडेंस। उन्होंने कभी डिस्कस ही नहीं करी, शेयर नहीं करी। अगर आपने शेयर कर ली दैट इज कॉमन इंटेंशन, शेयर नहीं करी दैट इज सिमिलर इंटेंशन। सेम सेम है पर शेयरिंग नहीं हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या करवाने की कोशिश करने रहा हूं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं आप अपनी थोड़ी सी यहाँ पे देखो कॉमन इंटेंशन की बात है, मैं सारा कुछ आपको बता दिया है। डेवलप हुआ था रैग वर्सेस क्रूज के केस में। फिर ब्रेंद्रा कुमार, ये वाला बी लिख लो, ब्रेंद्रा कुमार घोष जो है 925 का केस है, इसमें बात की गई थी। फिर ये सारी चीजें आपको पढ़ के समझ आ जाएंगी, ये केस तो सारे मैंने बता देंगे आपको। अब देखो क्वेश्चन ये बात आता है कॉमन इंटेंशन जो 3-5 था, और कॉमन ऑब्जेक्ट जो एक पहले पहले तो ये इसका सेक्शन अलग था, पहले इसका सेक्शन होता था 149 आईपीसी का, अब ये 190 बन चुका है। इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या पता, मैं नहीं बोलता आपको सब्जेक्टिव आएगा, आएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव ही, पर आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप आंसर दे पाएंगे। देखो कॉमन इंटेंशन में क्या होता है, इसमें लोग चाहिए दो या दो से ज्यादा, एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा। तो जब ये कॉमन ऑब्जेक्ट अप्लाई करना हो ना, इसके लिए चाहिए 5 या 5 से ज्यादा लोग, मतलब 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर हैं तो सेक्शन 190 लग जाता है। तो यहाँ हम कॉमन ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, और इसको कॉमन इंटेंशन। देखो ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता, मैंने पहले बोला, पर ये स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करता है जो 190 या कॉमन ऑब्जेक्ट वाला।
इसमें प्री मीटिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए, इसमें प्री मीटिंग ऑफ माइंड की जरूरत नहीं होती, मैंने पहले बताया प्री मीटिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए। इसमें ये ओवर है, ओवर ओवर एक्ट होना चाहिए, मैंने बताया ना ओवर एक्ट बड़ी जरूरत है, जो आपने कॉमन टेंशन करी उसमें ओवर एक्ट होना चाहिए, इसमें ओवर एक्ट की कोई जरूरत नहीं होती। आप केवल मेंबर है ना, तो यही काफी है आपको लाइबल करने के लिए, दिस इज इनफ टू बिकम यू टू हेल्ड यू लाइबल, ये काफी है आपके लिए। टर्म कॉमन टेंशन नॉट डिफाइंड एनीवेयर, पर ये जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो डिफाइन किया हुआ है, 141 आईपीसी में था, 189 क्लोज 1 बीएनएस में है। देयर मस्ट बी कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल पर्सन अंडर 3-5 ऑफ बीएनएस, वेयर इंटेंशन में भी डिफरेंट। हाँ, कॉमन ऑब्जेक्ट में डिफरेंट इंटेंशन डिफरेंट होती है। इतना जब मैंने बताया आपका इतना काफी, और आपको इतने ही से आंसर बनेगा, इससे बाहर आंसर नहीं बनेगा आपका, इतना मुझे पता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात आती है पनिशमेंट्स की, ये पनिशमेंट से भी क्वेश्चन बन सकता है। चैप्टर 2 में पनिशमेंट दी हुई है, आईपीसी में अलग था, अब चैप्टर 2 है। पनिशमेंट्स यहां बताई गई है। इसके बाद देखो, पनिशमेंट का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो याद रखना चैप्टर 2 पनिशमेंट से डील करता है। पनिशमेंट के क्या क्या आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कितने टाइप की पनिशमेंट हमारे भारतीय न्याय संहिता में दी गई है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ लेंगे। या फिर आपको कोम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात कर देंगे, मतलब जब कभी किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति के ऊपर मान लो 5 प्रकार के अपराधों की सजा, ऑफेंस चला हो, 5 प्रकार के अपराध उसने किए हैं, जैसे उसने मर्डर भी किया, उसने किडनैपिंग भी करी, तो उसके ऊपर 5 प्रकार के अपराधों के अपराध चले थे, सभी साबित हुए, सबके लिए ऑफेंस सजा मिली। तो कौन सी सजा मिलेगी, कैसे हम उसको कॉम्यूटेट करेंगे, कैसे हम उसको इकट्ठा करेंगे, ये इसके बारे में बताया गया है। फिर फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट्स, ये बात की गई है। इसमें काफी कुछ है, इसमें एक इंपोर्टेंट पार्ट ये वाला है, ये वाला सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को अकेले पनिशमेंट दी जाती है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट। जैसे एक व्यक्ति को अकेले ही डालेंगे जेल में, उसको ना दुनियादारी से दूर कर देते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब व्यक्ति ऑफेंस करता है उसको जेल में डालते हैं, वहां बहुत सारे कैदी होते हैं, लेकिन सोलिटरी कन्फाइनमेंट के केस में उसे अकेला डालेंगे, सिर्फ उसको खाना मिलेगा, पूरा कमरा बंद होगा, उसमें कोई बात करने को नहीं मिलेगा। तो ये सेक्शन 11 सोलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करता है, और 12 लिमिट की बात करता है। और लिमिट से क्वेश्चन आता है कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम कितने टाइम के लिए दी जा सकती है, तो मैक्सिमम 3 मंथ होता है, और 3 मंथ भी इकट्ठी दी जाती, गैप गैप डाल के, वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में जब हम करवाएंगे, ठीक है। तो पनिशमेंट्स की एक बार बात देख लेते हैं यहाँ पे अपने नोट्स में। पनिशमेंट्स को देखो, ये चैप्टर 2 पनिशमेंट्स डील करता है, सेक्शन 4 से 13 वाला है, आपको ध्यान रखना है। जो पनिशमेंट्स की बात करूं, सेक्शन 4 में पनिशमेंट दी गई हैं। देखो, पहले थी 5 पनिशमेंट, अब 6 हो गई हैं। एक डेथ पेनल्टी पहले भी थी, आईपीसी में भी है। उम्र कैद पहले भी थी, अभी भी है। इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस या सिंपल पहले भी थी, अभी भी है। फाइन पहले भी था, अभी भी है। इसमें एक 5वीं और भी थी, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी यहां मैंने लिखी नहीं, आप लिख लो। फोर फीचर मतलब किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, पहले भी था, अभी भी है, पहले भी था, अभी भी है। और लास्ट में कम्युनिटी सर्विस, ये न्यू कंसेप्ट है, ये न्यू कंसेप्ट है। कम्युनिटी सर्विसेज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स अंडर बीएनएस, द ऑफेंडर मे डायरेक्टेड टू परफॉर्म द पब्लिक सर्विस, उस सर्विस के लिए बोल सकते हैं। हमने इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा हमने नहीं पढ़ना। सोलिटरी कन्फाइनमेंट वाला है, मैं बता देता हूँ आपको एक बार सोलिटरी कन्फाइनमेंट की बात, कि कितने टाइम के लिए दी जाती है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट एक बार देख लेते हैं फिर भी आपके लिए। दो सेक्शन है, 11-12। 11 में बोला गया सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में। Whenever any person is convicted of an offense for which under this Sanhita the court has power to sentence him rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment। जब वो उम्र कैद काट रहा है व्यक्ति, तो उम्र कैद के बीच उसको जो है कुछ टाइम के लिए सोलिटरी कन्फाइनमेंट काटने के लिए कोर्ट बोल सकता है। नोट एक्सीडिंग 3 मंथ,
मैक्सिमम 3 मंथ, यहां से क्वेश्चन आता है कितनी सोलिटरी कन्फाइनमेंट है, मैक्सिमम 3 मंथ इन होल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल। स्केल भी दिया हुआ पूरा प्रॉपर स्केल। स्केल क्या दिया हुआ है, ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, 1 मंथ से ज्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जाएगी इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ। मतलब व्यक्ति जो है, व्यक्ति को अप टू 6 मंथ तक की जेल मिली है, तो अगर अप टू 6 मंथ की मिली है उसमें 1 मंथ तक की ही सोलिटरी कन्फाइनमेंट आप दे सकते हो। अगर व्यक्ति को मान लो 6 मंथ से लेकर 1 साल के बीच की सजा मिली है, एक व्यक्ति को मान लो 9 महीने की सजा मिल गई या 1 साल तक की मिलेगी, तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट कितनी मिलेगी, नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ मिलेगी, 2 मंथ से ज्यादा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तीसरा, 3 मंथ कब मिलेगी, अगर 2 साल से ज्यादा की उसको, सॉरी 1 साल से ज्यादा की उसको सजा हुई है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम 3 मंथ की सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगी, आप समझ गए। अगर व्यक्ति को अप टू 6 मंथ जेल की सजा मिली है तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट होगी 1 मंथ की, इससे ज्यादा नहीं होगी। अगर व्यक्ति को अप टू 1 साल, 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच की सजा मिली है तो मैक्सिमम सोलिटरी कन्फाइनमेंट 2 मंथ की होगी। और अगर 1 साल से ज्यादा की सजा मिली है तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट होगी केवल 3 मंथ मैक्सिमम। तो ये सोलिटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ होगी, इससे ज्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होती है। तो आपने इसको याद रखना है, इतना 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 ही मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए। मैं बड़ा डिटेल में जाऊंगा तो कुछ हो नहीं पाएगा, बड़ा लंबा है चैप्टर आईपी। चैप्टर 3 की बात करें, इसमें जनरल एक्सेप्शंस की बात की गई। जनरल एक्सेप्शन जो अपवाद होते हैं, जो डिफेंसेस बोलते हैं, वो जनरल। मैं एक बार इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ लैपटॉप को ना, 1 मिनट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहां से क्वेश्चन पक्का बनेगा, मैं लिख के देता हूं, पक्का 1 या 2 क्वेश्चन पक्का बनेंगे। तो कुल मिला के सेक्शन जो आपका 14 से लेकर 44 है ना, ये जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है और जनरल डिफेंसेस की बात करता है। जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है और जनरल डिफेंसेस की बात करता है। देखिए, अब यहां पे आपको बता देता हूं, ध्यान रखना, सबसे पहले आता है डिफेंस ऑफ मिस्टेक। यहां से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा आपको मैं यहाँ पे ना, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। डिफेंस ऑफ मिस्टेक, डिफेंस ऑफ मिस्टेक जो है वो सेक्शन 14 में और 17 में है। इसमें क्या बोला गया है, मैं आपको एक ना मैगजीन बताता हूँ, इस इन सेक्शन के साथ एक मैगजीन डील करती है, वो मैगजीन आपको याद रखनी है। एक मैगजीन है, लेटिन मैगजीन, वो है इग्नोरेशिया, इग्नोरेशिया फैक्ट फेसिट, इग्नोरेशिया फैक्टी भी लिखा है, FACTI, फैक्टी एग्जीक्यूशन, है ना। दूसरा लिखा है इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एक्सीक्यूशन। ये एक मैगजीन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। अगर आपको फैक्ट, तथ्यों की इग्नोरेंस है ना, तो आपको एक्सक्यूज मिलेगा। तथ्यों की अगर आपको गलती हुई है, आपको एक्सक्यूज मिलता है। पर अगर आपको जूरिस, इग्नोरेंस ऑफ जूरिस मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। अगर आपको लॉ की गलती हुई है तो डिफेंस नहीं मिलेगा, इस बात को दिमाग में बिठा लो।
क्वेश्चन आएगा इग्नोरेंस फेस्टी एक्सक्यूजेबल मींस क्या होता है इसका। तो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। जैसे फॉर एग्जांपल आप रास्ते में जा रहे हो, कोई कुत्ता आपकी तरफ भागते हुए आया, आपको लगा कोई शेर आपको मारने आ रहा है, सपोज जंगल में हो, आपको लगा कोई शेर आपको खाने आ रहा है। एक्चुअल में शेर नहीं था, वो एक इंसान था जो आपकी तरफ भाग रहा था, और आपने अपनी गन निकाली, बंदूक से उसको जान से मार दिया। जब वो मर गया तब लगा पता आपको ये तो इंसान है। तो आपने आपको क्या हुआ, आपको तथ्य की गलती हुई, फैक्ट की गलती हुई, फैक्ट आपसे देखा नहीं गया, तो आपको डिफेंस मिल जाता है। पर इग्नोरेंस ऑफ लॉ का कभी भी डिफेंस नहीं मिलता। अगर आपको लॉ की गलती हुई है, लॉ की गलती मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी वस्तु को उठा लिया किसी दुकानदार की परमिशन के बिना, पैसे दिए बिना चले गए, कल को चोरी का केस लग गया आपके ऊपर, आपने बोल दिया सर मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई कानून भी है कि मैं दुकानदार की वस्तु उठा के ले जाऊंगा, मेरे पे चोरी हो जाएगी। अगर आपको लोग का पता नहीं है तो वो आपकी गलती है, आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, आप लाइबल हो जाएंगे। लेकिन अगर फैक्ट की गलती हुई है, तथ्य की गलती, तो आपको लाइबल नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जांपल है, आप एक पुलिस वाले हैं, आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने गए, कोर्ट ने बोला कि मुनीश को अरेस्ट करके लेकर आओ। आप गए, मेरे गांव में गए, आप ढूंढने लगे मुनीश को, आपने पूछा फोटो दिखाकर ये कौन है, किसी व्यक्ति ने बोला वो लड़का खड़ा है मुनीश तो है, वो मुनीश था नहीं, वो मुकेश था। अब पुलिस वाले लोग, हाँ भाई फोटो लग रही है सेम सेम थोड़ी, ठीक है ये व्यक्ति बोल रहा है, तो हाँ भाई ये मुनीश ही होगा, वो मुकेश को अरेस्ट करके लेके चले गए। यहाँ पे क्या हुआ, फैक्ट की गलती होगी, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट। अब मुकेश ने क्या किया, केस कर दिया पुलिस के ऊपर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, तो पुलिस वाले डिफेंस लेंगे इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट का, तथ्यों की गलती होगी, तथ्यों की गलती होगी, होता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट होना। तो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट हमेशा एक्सक्यूजेबल होता है, पर इग्नोरेंस ऑफ लॉ कभी भी एक्सक्यूजेबल नहीं होता है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। 14 और 17 सेक्शन दो डील करते हैं, दोनों में फर्क है। मैं एक बार आपको थोड़ा बता देता हूँ, यहां से सेक्शन बनेगा क्वेश्चन डिटेल में, तो मतलब डीप बनेगा, तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं अब चल चल के कर दोगे क्वेश्चन के आंसर। 14 क्या बोलता है, 14 बोलता है एक्ट डन बाई पर्सन बाउंड बाई लॉ और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाई लॉ। मतलब कोई व्यक्ति जो बाउंड बाई लॉ है, उसने कोई कार्य किया, वो ऑफेंस नहीं होता है। जैसे एक सोल्जर है, उसने एक भीड़ के ऊपर फायर कर दिया क्योंकि उसको उसके सीनियर ने बोला कि फायर करो भीड़ पे, सोल्जर बाउंड बाई लॉ है, अगर वो फायर करता है तो वो किसी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा। या अगर भाई मिस्टेक को फैक्ट, गलती से लगता है किसी को भी, तथ्य की गलती हो जाती है, और वो कोई उसे लगता है मैं बाउंड बाई लॉ हूं, तथ्य की गलती होने से बाउंड बाई लॉ हूं, तो वो लाइबल नहीं होगा। जैसे कि पुलिस वाला मुझे पकड़ने आया था अरेस्ट करने पर, तथ्यों की गलती होगी, उसे लगा मुकेश को पकड़ना पड़ेगा, बाउंड बाई लॉ था, उसे लगा मैं बाउंड बाई लॉ हूं मुकेश को पकड़ने के लिए, वो मुझे मुनीश को समझ रहा था उसको, वो लाइबल नहीं होगा। इसमें ये बात बोली हुई है। और जो 17 है, 17 क्या बोलता है, ये जस्टिफाइड बाई लॉ की बात करता है कि कोई भी कार्य क्राइम नहीं होगा जो कार्य एक व्यक्ति करता है जो कि जस्टिफाइड लॉ है, कार्य उस कार्य को जस्टिफाई करता है, लॉ बोलता है ठीक किया, जस्टिफाइड बाई लॉ है। या उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट से लगता है, नॉट बाई मिस्टेक ऑफ लॉ, नॉट बाई रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट ए डिफेंस, पर उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट से लगता है कि माई एक्ट इज जस्टिफाइड, तो उसको डिफेंस मिलेगा। जैसे दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, बुरे तरीके से लड़ रहे हैं, मुझे लगा एक दूसरे को जान से मार देंगे, तो मुझे लगा यार मुझे ऐसा करना चाहिए, एक को पकड़ के कमरे के अंदर बंद कर देना चाहिए, मेरा एक्ट जस्टिफाइड बाई लॉ होगा। जस्टिफाइड तो है यार, जब मैं बोलूंगा कोर्ट में कि जज साहब मैंने तो कमरे में बंद किया, वरना वो जान से मार देते एक दूसरे को, तो मेरा एक्ट जस्टिफाइड बाई लॉ है, मुझे 17 के अंदर प्रोटेक्शन मिल जाएगी। या बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तथ्यों की मिस्टेक होने से मुझे लगता है मेरा एक्ट जस्टिफाइड बाई लॉ है, मैं कर देता हूं, तथ्यों की मिस्टेक का डिफेंस मिल जाता है, हमेशा मिल जाता है। फिर बात आती है, इसमें ये मैगजीन याद रखना, फिर जुडिशियल एक्ट 15-16 सेक्शन जुडिशियल एक्ट की बात करते हैं। 15-16 तो 15-16 क्या है, जुडिशियल एक्ट की बात करते हैं। 15 क्या बोलता है, 15 बोलता है कि अगर कोई भी जज जुडिशियली काम करता है, एक जुरिस्डिक्शन में रहते हुए काम करता है, या उसको लगता है कि जो वो काम कर रहा है वो जुडिशियली कर रहा है, उसको गुड फेथ में लगता है कि जो वो काम कर रहा है उसे करने की पावर उसको मिली है, तो अगर वो कोई गलत काम भी कर दे जो क्राइम है, उसे लायबल नहीं करेंगे। सेक्शन 15 में जज साहब को प्रोटेक्शन दी गई है।
16 में जज साहब के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो लोग काम करते हैं उनको प्रोटेक्शन दी गई है। जज साहब ने बोला कि ए को फांसी दे दो, अब ए को जलाद ने फांसी दे दी। अब मान लो जो हैंग मैन था जिसने हैंग किया ए को, उसके ऊपर ही केस डाल दिया, तो हैंग मैन मांगेगा 16 के अंदर प्रोटेक्शन। वो बोलेगा कि मैंने वो कार्य किया है जो मुझे जज साहब ने बोला। तो 15 में जज साहब को प्रोटेक्शन मिलती है, 16 में जज साहब के ऑर्डर के अनुसार जो काम करते हैं उन लोगों को प्रोटेक्शन मिलती है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि जज साहब को 15-16 में यहाँ दोनों में जुडिशरी प्रोटेक्शन की बात की गई है, क्यों की गई है, क्या रीजन है? इसका कारण है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना, इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे, इसलिए ऐड किया गया है। सेक्शन 17 बोलता है, 17 हो गया 18 हो गया, देखो ये दोनों हो गए ना। अब सेक्शन 18 है, ये बात करता है एक्सीडेंट की, ये डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट की बात करता है। इससे एक मैगजीन डील करती है, वो याद कर लो, एक्टस नॉन फेसिट र्यूमनिसी मेंसिट्रिया। ये एक मैगजीन है, ये डील करती है किससे? वो डील करती है सेक्शन 18 से, डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट से। देखो ये सेक्शन आईपीसी के कहां से थे? 76 से लेकर 76 से लेकर 106 तक थे। आईपीसी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बीएनएस की। आईपीसी का आप मिला सकते हो, आपको लग जाएगा पता, कोई नहीं है। आप बेल एक्ट देखेंगे, बेल एक्ट के स्टार्टिंग में दिए होते हैं कंपैरिजन चार्ट, तो आप वो वहां देख सकते हैं। मैं एक सेक्शन लिखूंगा, आपको भी कंफ्यूजन होगी, तो मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। तो एक सेक्शन है डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट की बात करूं तो एक मैगजीन है एक्टस नॉन फैसिड र्यूम निसी मैंसिटरिया। ये इसका मतलब है कि देयर कैन बी नो क्राइम, देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट द गिल्टी माइंड। ये भी इसका मतलब होता है कि बिना गिल्टी माइंड के क्राइम नहीं होगा। अगर आपकी बुरी नीयत नहीं है, क्राइम के लिए आप लायबल नहीं हो सकते। या फिर देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट एक्टसरिया, एक्टसरिया मतलब क्रिमिनल एक्ट, एंड मेंजरिया, मेंजरिया मतलब क्रिमिनल इंटेंशन। तो कोई लायबल नहीं होगा बंदा, अगर मैं किसी व्यक्ति को हम लायबल नहीं कर सकते अगर उसका क्रिमिनल एक्ट नहीं है और उसकी इंटेंशन नहीं है क्रिमिनल एक्ट करने, ये मैगजीन बोलती है। तो मेंजरी एक्सीडेंट का डिफेंस क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर लाफुल काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति लाफुली काम कर रहा है, बिना क्रिमिनल इंटेंशन के कर रहा है, बिना नॉलेज के कर रहा है, कोई क्राइम हो जाता है तो वो लायबल नहीं होगा, उसका कार्य ऑफेंस नहीं माना जाएगा। देखो 18 में क्या बोला गया है? नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी कार्य ऑफेंस नहीं माना जाएगा विच इज डन बाई एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट से होता है, मिसफॉर्चून एक्सीडेंट से हो जाता है, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, अगर वो कार्य बिना क्रिमिनल इंटेंशन से किया गया है, विदाउट नॉलेज किया गया है, इन द डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट एंड लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स। कोई व्यक्ति लॉफुल काम कर रहा है, लॉफुल काम करते करते कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, इवन तो उसकी इंटेंशन हत्या करने की नहीं थी। जैसे एक व्यक्ति जो है ना, वो देखता है कि गांव में एक कुत्ता पागल हो गया है, वो सबको काट रहा है। व्यक्ति को लगा यार सभी बच्चों को काट रहा है, मैं इसको मार देता हूँ। व्यक्ति ने कुत्ते पर शूट किया, कुत्ते को गोली नहीं लगी, गोली एक इंसान को लग गई पाँव में और इंसान को इंजरी हो गई। तो क्या होगा? जिस व्यक्ति ने मारी गोली वो लाफुल काम कर रहा था, क्योंकि वो एक्चुअली क्या कर रहा था, एक पागल कुत्ते को मार रहा था, वो लाफुल ही था क्योंकि वो सबको काट रहा था, लाफुल मैनर से कर रहा था। उसके पास जो बंदूक थी वो लाइसेंस वाली बंदूक थी, ना उसकी इंटेंशन ना उसको नॉलेज था किसी को लड़के को किसी को जान से मारने का या किसी को हानि करने का, पर हो गया गलती से। उसे डिफेंस 18 में डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट मिल जाएगा, क्योंकि एक्टस नॉन फैसिड ह्यूमन निसी मैंसिटिया की मैगजीम यहाँ पे अप्लाई होती है। 19 डिफेंस ऑफ नेसेसिटी की बात करता है। देखो इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक व्यक्ति है वो लकड़ियां काट रहा है, किससे काट रहा है लकड़ियां? वो हैंग एक व्यक्ति है, वो लकड़ियां काट रहा है किससे? कुल्हाड़ी से, लकड़ियां काट रहा है कुल्हाड़ी से। अब लाफुली काट रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर हुआ क्या, एक कुल्हाड़ी का ऊपर का हिस्सा निकला बाहर को। जब निकला बाहर को तो वो किसके ऊपर गिरा? एक व्यक्ति के ऊपर, वो मर गया। जो बंदा लकड़ियां काट रहा था उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी, तंग कोई भी इंटेंशन नहीं थी उसकी किसी को जान से मारने की। तो क्या हुआ,
यहाँ पे क्या हुआ, डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट मिल जाएगा, तो इसको आपने ध्यान रखना है। ये सेक्शन 19 बात करता है डिफेंस ऑफ नेसेसिटी की, ये सेक्शन पक्का याद करना, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी की। इसमें आपने क्या याद रखना है, नेसेसिटी नोस नो लॉ। नेसेसिटी कोई कानून नहीं जानती, नेसेसिटी जब पढ़ती है वो कानून नहीं जानता कभी भी। तो अगर कई बार ऐसा हो जाए, कई बार ऐसा हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि आपको लगता है कि कोई क्राइम करना नेसेसरी है, कोई रॉन्गफुल एक्ट करना नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है, किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए। आपको लगता है बड़े हार्म को, बड़े नुकसान को रोकने के लिए छोटा नुकसान करना जरूरी है। आप जानते हैं आप वैसे हार्म करना नहीं चाहते, आपकी इंटेंशन हार्म करने की नहीं है, पर आपको पता है, नॉलेज है कि भाई बड़े हार्म को रोकने के लिए करना पड़ेगा, तो आपने कर भी दिया, तो आपको डिफेंस ऑफ नेसेसिटी मिल जाएगा, आप लाइबल नहीं होंगे। जैसे किसी के घर में आग लग गई है, अब आपको लगा यार किसी के घर में आग लग गई है, मैं इस आग को बुझाता हूं, तो आपने देखा कि वहां लिखा हुआ है ट्रेसपासर आर प्रोहिबिटेड एंड ट्रेसपासर विल बी पनिश्ड, और आपको पता है कि आप उसके घर में घुसेंगे, आप भी ट्रेसपासर ही हैं, बिना परमिशन के जा रहे हैं, पर आपको पता है कि मेरे को जाना पड़ेगा, नेसेसरी हो चुका है, जाना पड़ेगा, नहीं गया गया पूरा घर जल जाएगा, तो बड़े हार्म रोकने के लिए छोटा हार्म करना पड़ेगा, और आपने ट्रेसपास कर दिया। तो अगर बाई चांस घर वाले आपके ऊपर केस कर देंगे, ये ट्रेसपासर था, बिना परमिशन कैसे आ गया, तो आप डिफेंस ऑफ नेसेसिटी ले सकते हैं। याद रखना, नेसेसिटी का डिफेंस लेना हो ना, तो आप बड़े हार्म को रोकने के लिए छोटा हार्म करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपकी इंटेंशन हार्म करने की नहीं होती। तीसरी बात, आपको नॉलेज होता है हार्म होगा, ये नॉलेज आपको होता है। एक्सीडेंट में क्या था, ना ही आपकी इंटेंशन होती है हार्म करने की, ना आपको नॉलेज होता है हार्म हो जाएगा, और आप एक्सीडेंटली काम कर देते हैं। सेक्शन 20-21 में क्या याद रखना है, 20-21 दो सेक्शन है, एक है सेक्शन 20, एक है 21। 20 बात करता है 7 साल से 7 ईयर से कम एज के बच्चों की, कि 7 साल से कम एज का बच्चा कोई क्राइम करेगा तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसको हम छोड़ देंगे। और 21 बात करता है 7 से लेकर 12 साल के बीच की एज ग्रुप के बच्चे जब क्राइम करते हैं तो क्या होता है, उनको एकदम से नहीं छोड़ा जाता, उनका मेच्योरिटी लेवल चेक किया जाता है, मेच्योरिटी लेवल। अगर उनका मेच्योरिटी लेवल डेवलप है तो उनको सजा मिलती है, और नहीं है तो नहीं मिलती। मतलब जो सेक्शन 20 है ना, ये बात करता है डोली इनकपेक्स की, याद रखना, डोली इनकपेक्स की। जो 20 है ये एब्सोल्यूट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एब्सोल्युटली इम्यून करता है, प्रोटेक्शन देता है। किसको देता है एब्सोल्युटली इम्यूनिटी, किसको प्रोवाइड करता है, जब 7 साल से कम एज का बच्चा हो, उसको किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो एक 7 साल से कम एज के बच्चे ने गोली मारी, बंदे को जान से मार दिया, सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ दिखा, लेकिन फिर भी उसको एब्सोल्युटली इम्यूनिटी मिली है। तो जो 7 से लेकर 12 साल के बीच का बच्चा है, सेक्शन 21 बोलता है भारतीय न्याय संहिता का, उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है, उसको लिमिटेड बोल दो या क्वालिफाइड बोल दो, ये इम्यूनिटी मिली हुई है। उसका मेच्योरिटी लेवल चेक करेंगे, अगर वो मेच्योर हुआ तो उसको लाइबल किया जाएगा, मेच्योर नहीं हुआ तो लाइबल नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अब देखो, ये बात होगी। इसके बाद आता सेक्शन 20-21 हो गया 22। 22 बात करता है डिफेंस ऑफ इंसानिटी की। इसमें बताता हूँ क्या मेन बातें। डिफेंस ऑफ इंसानिटी मतलब कोई व्यक्ति अगर पागल है, दिमागी तौर से सही नहीं है, वो सही गलत की बात पहचान नहीं कर सकता, वो कोई क्राइम कर दे, तो उसको सेक्शन 22 के अंदर डिफेंस मिल जाता है इंसानिटी का। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इंसानिटी का डिफेंस डेवलप कैसे हुआ, कौन सा केस लो था, तो वो था मैकनोटन रूल। मैकनोटन रूल बने थे, MACNAUGHTEN, मैकनोटन रूल। एक मैकनोटन केस हुआ था, उस केस के बाद से ही डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड डेवलप हुआ है। तो मैकनोटन रूल आपको याद रखना है, पहली बात। तो दूसरी बात, जो डिफेंस मिलता है ना, जो इंसानिटी है, इंसानिटी
इंसैनिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है मेडिकल इंसैनिटी, एक होती है लीगल इंसैनिटी। आपको डिफेंस मिलता है केवल और केवल लीगल इंसैनिटी पे, मेडिकल पे नहीं मिलता, इस बात का ध्यान रखना। पूछते हैं कि डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज अवेलेबल इन केस ऑफ मेडिकल इंसैनिटी, लीगल इंसैनिटी। तो आपको याद रखना है कि लीगल इंसैनिटी में डिफेंस मिलता है, मेडिकल इंसैनिटी में डिफेंस कभी भी नहीं मिलता है। आगे चलते हैं। आगे बात आती है आपकी अब डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन। दो सेक्शन डील करते हैं, एक सेक्शन 23 डील करता है, दूसरा 24 डील करता है भारतीय न्याय संहिता का। 23 बोलता है इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन की बात करता है, और 24 जो है वो ये बात करता है वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन की। 23 बोलता है कि कोई व्यक्ति है, अगर उसको फ्रॉड से धोखे से, जबरदस्ती, उसकी इच्छा के बिना उसको आप अगर इंटॉक्सिकेट करते हो, जैसे आपने किसी के कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाई मिला दी, या किसी के हाथ पकड़े पैर पकड़े जबरदस्ती उसको शराब पिला दी, या कोई नशीली पदार्थ पिला दिया जबरदस्ती धोखे से, इसको बोलेंगे इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन। तो त्रेई बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेट हो जाता है, अपने आप उसने शराब नहीं पड़ी पी, अपने आप नशा नहीं किया, किसने जबरदस्ती करवा दिया, अगर वो कोई क्राइम करेगा और क्राइम के दौरान उसको अपने एक्ट का पता नहीं था, नेचर ऑफ एक्ट पता नहीं था, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दी जाएगी। एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मतलब क्या हुआ, उसको पूरा पूरा छोड़ देंगे, उसे बोलेंगे तू लायबल ही नहीं है, तूने क्राइम ही नहीं किया, उसको प्रोटेक्शन पूरी पूरी एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन जब आती है वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन की, इसका मतलब बंदे ने खुद शराब पी, खुद दारू पी, खुद अच्छे से पेट भरा अपना, या अच्छे से नशीला पदार्थ लिया और फिर किसी को जान से मार दिया, तो यहाँ पे नॉर्मली कोई डिफेंस नहीं मिलता, नॉर्मली डिफेंस नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो लिमिटेड प्रोटेक्शन मिलती है, मतलब बोलने का कि आपकी सजा कम हो जाती है थोड़ी, पर सजा आपको मिलती जरूर है, कम होती है मिलती जरूर है, यहाँ तो मिलेगी नहीं सजा आपको, यहाँ मिलती है कम मिलती है। तो ये दो सेक्शन आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। फिर अगर आपको आता है डिफेंस ऑफ कंसेंट। कंसेंट जो है ये सेक्शन 25 तक है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है, डिफेंस ऑफ कंसेंट से क्वेश्चन बनता है कई बार, तो यहाँ पे याद है ना, इसमें मैगजीम है मेन वोलेंटी नोट फिट, ये मेन मैगजीम है इसकी। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी कंसेंट देता है, वॉलेंटरली कोई एक्ट करना चाहता है, उसमें कंसेंट देता है, तो फिर कल को अगर उसको हानि हो गई तो वो डिफेंस नहीं ले सकता। ये लॉ ऑफ टोर्ट में भी आपको मैगजीन पढ़ने को मिलेगी, वॉलेंटरी नॉट इंजरिया की, कि डिफेंस ऑफ कंसेंट की बात करता है ये, कि वॉलेंटरली किसी व्यक्ति ने बोला कि मैं हार्म के लिए रेडी हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त हैं, वो आपस में बॉक्सिंग करने को रेडी हो जाते हैं, अगर बॉक्सिंग करते हैं तो किसी एक को अगर चोट आ गई तो दूसरा केस नहीं कर सकता, क्योंकि कंसेंट थी। या अगर आप क्रिकेट मैच देखने जाते हैं तो आप कंसर्न दे रहे हैं कि कोई अगर चोट लग गई तो आप केस नहीं करेंगे क्रिकेट जो मैच खेल रहा है वहां उसके ऊपर। या आप फुटबॉल खेल रहे हैं, खिलाड़ी हैं, अगर खेलते खेलते आपकी टांग में चोट आ गई तो आप केस नहीं कर सकते, डिफेंस ऑफ कंसेंट। या एक डॉक्टर है, आप उसके पास जाते हैं, उसको बोलते हैं मेरा ऑपरेशन कर दे, डॉक्टर आपसे पहले ही साइन करवा लेता है फॉर्म पे, तो आप कंसेंट दे रहे हैं कि ऑपरेशन करते करते अगर आपकी जान भी चलेगी डॉक्टर लाइबल नहीं होगा। तो सारे प्रोविजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और लास्ट में आता है प्राइवेट डिफेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, जो डील करता है सेक्शन 34 से 44। प्राइवेट डिफेंस की बात यहाँ की गई है। प्राइवेट डिफेंस की रिगार्डिंग सेक्शन है 34 से 44। मैं इसमें आपको मेन मेन सेक्शन बता देता हूँ जो आपको याद रखने हैं। पहली बात तो ये है ना, जो प्राइवेट डिफेंस है इसका मतलब होता है अपनी रक्षा करना, अपने आप को बचाना। प्राइवेट डिफेंस मीन्स टू प्रोटेक्ट ओन बॉडी
और प्रॉपर्टी। जब आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करते हैं, बॉडी की रक्षा करते हैं, या किसी और व्यक्ति की बॉडी की रक्षा करते हैं, प्रॉपर्टी की रक्षा करते हैं, वो प्राइवेट डिफेंस है। प्राइवेट डिफेंस डज नॉट मीन टू टेक रिवेंज। याद रखना, प्राइवेट डिफेंस का मतलब कभी भी रिवेंज लेना नहीं है, बदला लेना नहीं है। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई मार जाता है, आज मुझे कोई मार के चला गया, 4 दिन के बाद उस व्यक्ति को मैंने देखा वो घूम रहा है, तो मैं भी 4 लोग लेके गया, उसको मारने लग पड़ा। जब मेरे पे केस हुआ, मैंने बोला सर मैंने तो प्राइवेट डिफेंस में काम किया, तो ये प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, ये तो मैंने बदला लिया। प्राइवेट डिफेंस का मतलब है अपने आप को बचाना, ना कि कोई बदला लेना। या प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये भी नहीं है टू गिव पनिशमेंट टू अदर पर्सन। किसी को पनिशमेंट देना भी प्राइवेट डिफेंस का मतलब नहीं है कि आप किसी को पनिश करो। पनिशमेंट देना काम का, कोर्ट का काम है, आपको कोई अलाउ नहीं करता ऐसा करने के लिए, है ना। तो प्राइवेट डिफेंस बॉडी के लिए भी होता है और प्रॉपर्टी के लिए भी होता है। अब प्राइवेट डिफेंस में कुछ बातें याद रखनी है आपने, जो मैं बताऊंगा आपको, सबसे जरूरी बातें मैं बताऊंगा भी, आपको थोड़ा ध्यान रखना, वहां से क्वेश्चन पक्का आता है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ ध्यान रखना। सेक्शन 8 डिस्कस्ड प्लीज। देखो ऐसे तो काफी सेक्शन होंगे आईपीसी के, बहुत सारे, पूरा आईपीसी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने की। अगर मैं हर सेक्शन डिस्कस करूंगा ना, तो 8 से पहले मेरे को फिर ना 7-6 को भी साथ में टच करना पड़ेगा, तो बड़ा लंबा टाइम चला जाएगा, और उतने में आपका नुकसान होगा कि उसमें आपका एआईबी क्रैश कोर्स नहीं बनेगा, और ना ही वो आपको पेपर में फायदा देगा। तो मैं जैसे करवा रहा हूँ वो मैं आपके बेस्ट के लिए करवा रहा हूँ। बाकी इग्नोरेंस ऑफ लॉ का सिंपल सा एग्जांपल खुशी ये है, जैसे अगर आपने बीएनएसएस पढ़ा होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये बोलता है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। पुलिस हैज पावर टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब एक पुलिसमैन है, उसने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर दिया, पर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल था ही नहीं। अब पुलिस वाला अरेस्ट करके ले गया, और पुलिस वाला कोर्ट में जाके बोलता है सर मैंने इसको अरेस्ट किया क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा था। हाँ जी, क्या कर रहा था ये? सर ये ना दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मार रहा था। अब थप्पड़ मारना तो कॉग्निजेबल ऑफेंस ही नहीं है, असल में वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं था, तो पुलिस वाले को इग्नोरेंस ऑफ लॉ हुआ, तो पुलिस वाला बच नहीं सकता, पुलिस वाले को अब सजा मिलेगी। उसने कैसे किसी व्यक्ति को गलत उठा लिया। इग्नोरेंस ऑफ लॉ मतलब कानून की नॉलेज नहीं होना। अब पुलिस वाले को कानून की नॉलेज नहीं थी, उसको पता ही नहीं था कि थप्पड़ मारना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होता, उसे लगा वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो वो होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ होना। सिंपल सा एग्जांपल दिया, अब आपको समझ आया नहीं है, मुझे इतना तो नहीं पता, तो सिंपल एग्जांपल था ये बहुत ज्यादा। अब कुछ एमसीक्यू हैं, हम करते हैं एमसीक्यू, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ के एमसीक्यू में एन एक्ट, इसके मैंने आंसर लास्ट में आंसर की भी दी हुई है मैंने, अब हम ला भी सकते हैं। क्वेश्चन है एन एक्ट डन बाय ए पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ और हु बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव्स हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ इज, क्या है ये? एक ऑफेंस है, सिविल रोंग है, नो ऑफेंस है, टोट है। तो एन एक्ट डन बाय, कोई भी एक्ट अगर बंदा करता है जो बाउंड बाय लॉ है, या उसे बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट लिखा हुआ है ना, लगता है कि वो बाउंड बाय लॉ है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं होता। सी आंसर होगा। अगर यहां पे लिखा होता और हु बाय मिस्टेक ऑफ लॉ लिखा होता तो ये ऑफेंस बन जाता। मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं लिखा इसलिए ऑफेंस नहीं है, हाँ ना। ये सेक्शन में किसमें बोला गया है? सेक्शन 14 में बोला गया है। दूसरा क्वेश्चन है, ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट द रॉन्ग पर्सन, पुलिस मैन ने गलत व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, बिलीविंग इन गुड फेथ, उसने गुड फेथ में क्या विश्वास किया, दैट ही इज द ऑफेंडर, यही ऑफेंडर है। वो किसी को अरेस्ट करने गया, उसने गलती से किसी और को अरेस्ट कर लिया, ये सोच के यही बंदा होगा जिसको अरेस्ट करना है। विच डिफेंस अप्लाइज, कौन सा डिफेंस लेगा पुलिस वाला? कि नेसेसिटी का डिफेंस लेगा, मिस्टेक को फैक्ट का लेगा, इंसानिटी का लेगा, या इंटॉक्सिकेशन का लेगा? क्या लेगा बताइए?
सारे पार्टिसिपेट कीजिएगा प्लीज, आंसर दीजिएगा जो आपको लग रहा है पता। तो इसका आंसर आएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस लेगा ना। क्वेश्चन है मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ डिफेंस व्हेन डन। कब मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिफेंस मिलता है? जब वो मिस्टेक मलिशियसली की हो नहीं, नेग्लिजेंटली की हो नहीं, गुड फेथ में मिस्टेक की हो तभी डिफेंस मिलता है, डिफेंस नहीं मिलता। सी आंसर होगा। मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है? इज ऑलवेज एक्सक्यूजेबल, वो एक्सक्यूजेबल होता है। इज नेवर ए डिफेंस, वो डिफेंस नहीं होता। इज डिफेंस इन मर्डर ओनली, क्या केवल मर्डर में डिफेंस होता है? डिपेंड अपॉन द इंटेंशन। तो इसका आंसर होगा कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूजेबल, इज नेवर ए डिफेंस, ये कभी डिफेंस होता ही नहीं है, इसका आपको एक्सक्यूज मिल ही नहीं सकता। मिस्टेक ऑफ लॉ में ना एक केस तो याद कर लो, एम एच जिरोज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये एम एच जिरोज वाला केस मिस्टेक ऑफ लॉ से डील करता है, इसे याद रखना। क्वेश्चन है इग्नोरेशिया फेसिट एग्जीक्यूसट मींस, क्या मतलब होता है इसका? इग्नोरेशिया फैक्टी एग्जीक्यूसट, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस, ये मतलब होता है, या इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेस। बी आंसर होगा ना, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेस बी आंसर होगा। आप आंसर दे रहे हैं साथ में, आंसर दीजिए, वेरी गुड, आंसर दीजिए, वेरी गुड। क्वेश्चन है, अब जुडिशियल एक्ट को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए जज acting judicially in exercise of lawful powers is criminally liable, no, is protected, protected है वो, कहाँ प्रोटेक्टेड है? सेक्शन 15 के अंदर है। अगला क्वेश्चन है प्रोटेक्शन ऑफ जजेस इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड, क्यों दी गई है प्रोटेक्शन जजेस को? सोवरेन इम्यूनिटी में आता है, ये सोवरेन इम्यूनिटी है, या ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, या पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, या एग्जीक्यूटिव पावर है? जजेस को प्रोटेक्शन दी गई है, इसको क्या बोलेंगे बताइए? सात में का आंसर दीजिए प्लीज, सात में नंबर का आंसर दीजिए प्लीज मेरे को, 7 का। वेरी गुड। विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सन मे क्लेम जुडिशियल प्रोटेक्शन, किसको मिलेगी? जज एक्टिंग विद इन जुरिडिक्शन उसको मिलेगी, या थीफ को मिलेगी, प्राइवेट पर्सन को, विटनेस को, जज को ही मिलेगी? 15 और 16 में, 15 में जज को मिलती है, 16 में जज के ऑर्डर पे जो बंदे काम करते हैं। जुडिशियल इम्यूनिटी इज अवेलेबल व्हेन द एक्ट इज डन करप्टली, करप्टली तो मिलेगी नहीं, इन गुड फेथ एंड जुडिशली जो किया गया तभी मिलती है ना, बाकी तो ऑप्शन होंगे नहीं। ऐसे करके मैंने काफी क्वेश्चन लिखे हैं, आप इसके लास्ट में आंसर की भी देख पाएंगे। एन एक्सीडेंट एक्ट, इन एक्सीडेंटल एक्ट विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन क्या है? एक एक्सीडेंटल एक्ट हुआ, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, वो क्या होगा? वो नो ऑफेंस होगा। सेक्शन 18 में डिफेंस मिला हुआ है, मैं बता चुका। वाइल लॉफुली चॉपिंग वुड, एक व्यक्ति लॉफुली वुड्स को काट रहा है, वो लकड़ियां काट रहा है, उसका एक्स वही है, ये जो वो था इलुस्ट्रेशन था कि उसका जो एक्स है कुल्हाड़ी है वो स्लिप कर गई और किसी व्यक्ति को इंजर कर गई, दिस इज मर्डर है, रैश एक्ट है, ये एक्सीडेंट है, और सेक्शन 18 में डिफेंस भी दे दी जाएगा। डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट इज अवेलेबल व्हेन द एक्ट इज, कब मिलता है डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट? जब एक्ट क्या है? इंटेंशनल है? नहीं, इंटेंशनल नॉलेज तो होता ही नहीं है। क्रिमिनली नेग्लिजेंट है? नो। लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मैनर से है ना, ये सारी बातें। अब ये बहुत सारी वो है, मैं आपको ये फाइल दूंगा, आपने वहां पे सोल्व करने हैं, इनके आंसर मैंने लास्ट में लिखे हुए हैं। काफी क्वेश्चन, मैं हर क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा, आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन अगला, ए चाइल्ड बिलो द प्रिस्क्राइब्ड एज, बिलो द प्रिस्क्राइब्ड एज मतलब जो 7 ईयर से कम एज की बात कर रहे हैं, क्या वो लाइबल होता है? एग्जाम्प्ट, वो एग्जाम्प्ट होता है क्रिमिनल लाइबिलिटी से, उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती है। द डॉक्ट्रिन ऑफ डोली इन कैपेक्स किससे रिलेट करता है? डोली इन कैपेक्स में बताया आपको, इंसैनिटी से डील नहीं करता, इंटॉक्सिकेशन से डील नहीं करता, इनफेंसी से डील करता है ना। अंडर क्रिमिनल लॉ चाइल्ड बिलो द 7 ईयर ऑफ एज क्या है? इज एब्सोल्यूट एग्जाम्प्ट है, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। बिटवीन 7 ईयर टू 12 अगर बच्चा है तो उसकी लाइबिलिटी डिपेंड करती है ऑन दी सफिशिएंट मेच्योरिटी के ऊपर। इसके रिगार्डिंग में 2 केस लो बताता हूं आपको। एक केस लो का नाम है, आपको याद रखें केस लो, एक केस का नाम है
उल्ला महापात्रा वर्सेस द किंग। ये केस भी मेच्योरिटी वाले से डील करता है, एक तो ये डील करता है, ठीक है। दूसरा केस है हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी डील करता है। तो दो केस तो आपको बिल्कुल दिमाग में रखने हैं कि किसे डील करते हैं, सफिशिएंट मेच्योरिटी मतलब सेक्शन 21 से, है ना। विच केस फेमस रिगार्ड इनफेंसी को लेकर कौन सा केस फेमस है, ये वाला हीरालाल स्टेट ऑफ बिहार। ये बड़ा फेमस केस है, याद रखना इस केस को। हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार लैंड वाला केस है ये, है ना। ये किससे डील करता है, इनफेंसी से या फिर मेच्योरिटी वाले से डील करता है। वैसे ऐसे बहुत सारे ये एमसीक्यू है, काफी ज्यादा है, इतने ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर सकता, आपने खुद पढ़ना है। इसकी मैंने आंसर की यहाँ पे ऐड कर दी है, आंसर की को आपने मिला लेना है, अपने आंसर को देख लेना कितना आपको लगता है पता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 4 करते हैं। यहां तक इसने कुछ पूछना हो पूछ सकता है, फिर मैं कर चल रहा हूँ आगे। चैप्टर 20 करने हैं, तो आप यहां तक पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं मेरे से प्लीज।